सलेमपुर गांव में रामू अपनी पत्नी सीमा और बेटी काजल के साथ रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो अपने छोटे से परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। रामू की पत्नी सीमा जो अपने घर और परिवार की देखभाल करती थी और साथ ही काजल भी अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। और काजल बहुत होशियार और प्यारी सी बच्ची थी। एक दिन शीमा, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। शाम होने से पहले लौट आऊंगा। रामू अपनी पत्नी सीमा को इतना बोलकर खेतों के लिए निकल जाता है। इधर काजल अपनी माँ से बोलती है, माँ, पिताजी खेतों में जाकर बहुत मेहनत करते हैं। लगता है अब की बार फसल की पैदावार अच्छी होगी। हाँ काजल बेटी, तेरे पिताजी मेहनत तो बहुत करते हैं। भगवान करे इस बार फसल की पैदावार अच्छी हो। चिंता ना करो माँ, सब अच्छा होगा। भगवान हमारा साथ जरूर देगा। माँ, पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और माँ तुम देखना एक दिन पिताजी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ बेटी, सही बोल रही हो। बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है और वो फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। रामू खेतों में काम करने पहुंच जाता है और रामू अपने बेलों के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने लग जाता है और जी जान लगाकर मेहनत करता है। इधर सीमा और काजल घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन रेखा आ जाती है और सीमा से बोलती है, सीमा बहन, ओ सीमा बहन, इस बार तुम्हारे खेतों में फसल की पैदावार कैसी हुई है? मैंने सुना है तुम्हारे पति बेचारे खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ रेखा बहन, मेहनत तो दिन रात बहुत करते हैं। पैदावार अच्छी हो, भगवान से बस यही प्रार्थना है। रेखा मन ही मन सोचती है, आई बड़ी भगवान से प्रार्थना करने वाली, कितनी भी प्रार्थना कर ले, फसल की पैदावार तो हमेशा की तरह इस बार भी मेरी ही अच्छी होगी। क्या हुआ बहन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अब मेरे पति काम खत्म करके बस घर आते ही होंगे। रेखा ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसका पति धनीराम आ जाता है और रेखा धनीराम से बोलती है, सुनिए जी, हमारे जो ये पड़ोसी हैं, मैंने सुना है अब की बार उनकी फसल की पैदावार अच्छी हो रही है। तुझसे किसने बोल दिया कि उस गरीब भिखारी रामू की फसल अच्छी होगी? तू देखना हर बार की तरह इस बार भी गांव वालों में से हमारी ही फसल अच्छी होगी, उस रामू की नहीं। क्या पता जी, वो तो तभी पता चलेगा किसकी अच्छी होगी किसकी नहीं। चुप कर तू, सारा दिन बकबक करती रहती है। इस बकबक की जगह खेतों में काम करने में मेरी सहायता करती तो उस गरीब रामू की फसल अच्छी हो, ये नौबत सपने में भी नहीं आती। बस करो जी, अब तुम जब देखो जब मुझसे लड़ना शुरू कर देते हो। अगर तुम मुझसे ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं एक न एक दिन तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर देखूंगी किससे लड़ोगे। चली जा, कल जाए तो अभी चली जा। बस कुछ काम की मत बोलो महारानी से। चल अब मेरे लिए खाना लेके आ, बहुत तेज भूख लगी है। उधर रामू भी शाम होते ही अपने घर आ जाता है। काजल रामू को घर आता हुआ देखकर बोलती है, माँ, पिताजी आ गए। सीमा काजल की आवाज सुनकर बाहर आती है और बोलती है, आ गए जी आप। और यह बताइए खेतों में फसल कैसी पैदा हो रही है? और हाँ, कल से मैं भी आपके साथ खेतों में आपकी सहायता करने चलूंगी, जिससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ सीमा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस काजल का ख्याल रखो और अपना भी। खेतों को मैं संभाल लूंगा। अभी तो फसल अच्छी है और आगे का पता नहीं है। आगे भी अच्छी होगी, आप चिंता ना करो जी। हाँ पिताजी, माँ सही बोल रही हैं। भगवान ने चाहा तो हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप चिंता ना करो पिताजी। रामू अपनी पत्नी और बेटी की बात सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ काजल बेटा, तुम दोनों सही बोल रही हो। मैं मेहनत करूँगा तो फसल अच्छी होगी और फसल हमें अच्छा फल देगी। तभी रामू सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ जी, क्या सोचने लग गए? अरे सीमा, मैं मेहनत तो करता हूँ पर क्या जी? पर सीमा, हमारे जो पड़ोस के धनीराम भाई हैं, मैंने उनके पास फसल करने के औजार देखे हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अगर हमारे पास ऐसे औजार होते
तो हमारी फसल अच्छी होती। अगर हमारी फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? सीमा, मैं सही बोल रहा हूँ। अब की बार फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा? मैं घर की समस्याओं को कैसे पूरा करूँगा? तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूँगा? मैं काजल को इस साल स्कूल भेजने की सोच रहा था। कैसे भेजूँगा फिर इसको? अरे पिताजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? अभी थोड़ी जा रही हूँ मैं स्कूल। हाँ जी, काजल सही बोल रही है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि हमारे पास औजार होंगे तभी फसल अच्छी होगी। पुराने समय में कौन से ये औजार होते थे? सब कुछ हाथों से ही करना पड़ता था। हाँ सीमा, तुम सही बोल रही हो। अब ये सब छोड़ो और भूख लगी, आओ खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। रोज की तरह रामू खेतों के लिए निकल जाता है। वह दिन रात अपने खेत में काम करता है। रामू अपने बैल और हल के साथ पूरे जोश के साथ काम में लगा रहता है, क्योंकि रामू के पास खेती करने के लिए मेहनत और जज्बा था। धनीराम रामू के पास जाता है और रामू से बोलता है, रामू, ओ रामू, मुझे पता है तुम गरीब हो, तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा जिससे तुम अपना घर परिवार चला सकोगे। भाई धनीराम, मेरे लिए ये ज़मीन बहुत कीमती है। मैंने इस ज़मीन पर बहुत मेहनत की है। इसमें मेरी जान बसती है, इसलिए मैं ये ज़मीन नहीं बेच सकता। रामू की बात सुनकर धनीराम हंसने लग जाता है और कहता है, तुम जैसे लोगों के लिए मेहनत का क्या मतलब है? तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारी जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं इसे मशीनों में जोत कर बहुत अधिक उत्पादन कर सकता हूँ। तुम तो सिर्फ हाथों से ही काम करते हो। तुम्हारे जैसे लोग केवल मेहनत ही कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा खास नहीं मिलता। रामू ने धनीराम की घमंड से कही हुई बातों को सुना और बोला, तुम्हारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता है, और मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी मेरे लिए सबसे जरूरी है, और मुझे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। देखते हैं किसकी फसल अच्छी होगी, किसकी नहीं, किसको सफलता मिलेगी, किसको नहीं। इतना बोलकर धनीराम वहाँ से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ है जी? आज बड़े गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? मुझे उस गरीब रामू पर गुस्सा आ रहा है। क्यों जी, क्या हुआ ऐसा? आज मैं उस रामू से बात करने गया था, उससे उसकी जमीन खरीदना चाहता था। उससे बोला था मैंने कि मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा जमीन की, पर उसने तुरंत मना कर दिया और मुझे ज्ञान देने लग गया। अब वो मुझे सिखाएगा मेहनत कैसे करते हैं और कैसे नहीं। पर जी, आप उसके पास क्यों गए थे जमीन खरीदने? गांव में से किसी और से जमीन खरीद लेते। अरे पागल औरत, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं रामू की ज़मीन खरीदने इसलिए गया था क्योंकि रामू की ज़मीन में फसल अच्छी होगी। पर यहाँ तो सबकी जमीनें एक जैसी ही हैं, तो उसकी ही जमीन में क्यों अच्छी फसल होगी? क्योंकि रामू ने अपनी ज़मीन में बहुत मेहनत की है और बहुत खाद उर्वरक दिए हैं, इसलिए उसकी ज़मीन में फसल की पैदावार अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, जैसा तुम सोच रहे हो। देखना, फसल की पैदावार तो हमारी ही अच्छी होगी, पूरे गांव में उस सीमा की नहीं। हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली है। वे दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ गांव का ही एक व्यक्ति श्याम आ जाता है। और भाई धनीराम, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ भाई श्याम, बढ़िया हाल है, बस मजे में है। और भाई, तुम्हारी फसल कैसी पैदा हो रही है? फसल की पैदावार भाई श्याम एकदम मस्त हो रही है। पर मैंने सुना है कि इस बार पूरे गांव में रामू से अच्छी पैदावार किसी की नहीं होगी। किसने बोला तुझे कि उस रामू की पैदावार अच्छी होगी? पैदावार मेरी ही अच्छी होगी। देखना तू, उस रामू ने तो मेहनत भी नहीं की है, अपने उस पुराने बैल के साथ खेत की जुताई की है। मैंने तो सब कुछ मशीनों के जरिए किया है, और देखना तुम, मेरी मशीनों के द्वारा की गई फसल पैदावार बहुत अच्छी होगी। वो तो तभी पता चलेगा किसकी पैदावार अच्छी होगी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। श्याम धनीराम की घमंडी भरी बातें सुनकर चला जाता है और उधर रोज की तरह रामू भी घर आ जाता है।
रामू को देख सीमा बोलती है। आ गए काजल के पिताजी, आज कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ सीमा, आज खेतों पर धनीराम आया था, हमारे खेत की जमीन को खरीदने की बोल रहा था। तुझे अच्छी कीमत दूंगा, क्या मेहनत होगी तुमसे। मैंने उसको साफ साफ बोल दिया उसको कि मेरी जमीन में मेरी जान बसती है और ये मैं किसी को नहीं बेच सकता। तो धनीराम गुस्सा होकर चला गया। बोलने दो उसको, कुछ भी और होने दो उसको गुस्सा। वह हमेशा अपनी गरीबी के घमंड में जीता है, अपने खेत पर तो ध्यान नहीं देता है। वो हमेशा सारा काम मशीन और पैसों के द्वारा करता है और खुद कुछ करता धरता है नहीं। खुद से तो मेहनत होती नहीं है। वह सोचता है कि पैसे के बल पर वह सब कुछ हासिल कर लेगा, पर वह यह नहीं जानता कि उसके घमंड और पैसे से खेती नहीं होगी, बल्कि मेहनत करने से होगी। आया बड़ा हमारी जमीन खरीदने वाला। हाँ सीमा, तुम सही बोल रही हो। धनीराम अपनी अमीरी और घमंड में जी रहा है। जब बुरा समय आएगा ना, जब उसको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। हाँ, समय बीतता गया। कुछ महीने बाद रामू की फसल पूरी तरह उग गई थी। वहीं धनीराम की फसल में उत्पादन बहुत कम हुआ, क्योंकि धनीराम ने अपनी फसल पर समय समय पर ध्यान नहीं दिया था और न ही उसने मेहनत की। इसलिए धनीराम की फसल अच्छी नहीं हुई। अरे भाई रामू, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। आपकी मेहनत और लगन का फल साफ नजर आ रहा है। हाँ भाई श्याम, दिन रात मेहनत करने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई है। आज मैं अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया है। अब जाके दिल को चैन मिला है। हाँ भाई। और भाई धनीराम, तुम्हारी फसल को क्या हुआ? आधी अधूरी उगी है और बहुत कमजोर भी है। तुम तो इस गांव के सभी किसानों से अच्छी फसल उगा रहे थे। देख लिया अब मेहनत ना करने का नतीजा। तुम सिर्फ अपनी अमीरी और पैसों के घमंड में जी रहे थे, और वहीं रामू दिन और रात अपनी खेती में मेहनत कर रहा था। श्याम भाई, तुम सही बोल रहे हो। मैं सिर्फ अपनी अमीरी के घमंड में जी रहा था और सोच रहा था पैसों के दम पर मेरी खेती हो जाएगी, तभी खुद से कोई मेहनत नहीं की। पर मैं बहुत गलत था। अगर मैं मेहनत करता तो मेरी फसल अच्छी होती। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ है। भाई रामू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको उस दिन आपकी मेहनत के बारे में बहुत कुछ सुनाया था। मुझे माफ़ कर देना रामू भाई। कोई बात नहीं भाई धनीराम, अब तुमको पता चल गया ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि मेहनत और लगन के बिना सफलता नहीं मिलती। इस घटना के बाद धनीराम ने अपना घमंड छोड़ दिया और रामू से प्रेरणा लेकर मेहनत करना सीखा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायक और लाभकारी होता है। घमंड और लापरवाही से इसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। अरुण एक गरीब लड़का था। वह समय को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता था। वह सूर्योदय होने से पहले उठकर काम करने अपने खेतों में जाता था और शाम होते ही वापस लौट आता है। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह हर मिनट को महत्वपूर्ण समझता था। अरुण के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वह मेहनती और सकारात्मक सोच रखता था। वह हमेशा समय का सही उपयोग के बारे में सोचता था। अरुण के माता पिता उसकी इस आदत को देखकर बहुत खुश थे, और वही अरुण का पड़ोसी मोनू बहुत ही आलसी और लापरवाह था। वह हर काम को टालता रहता और उसे कार्य को करने के लिए आखिरी समय का इंतजार करता था। उसकी यह आदत उसके माता पिता को बहुत परेशान करती थी। पिताजी, मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। शाम होने से पहले लौट आऊंगा। ठीक है अरुण, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अरुण को काम पर जाता देख मोनू के पिताजी बोलते हैं, देख नालायक, उस अरुण को सुबह सुबह काम करने चला जाता है और तू एक आलसी है जो सोता रहता है। सीख उस अरुण से। रहने दो जी इस नालायक को, समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम तो तंग आ चुके हैं इससे। क्या माँ पिताजी,
तुम भी दोनों सारा दिन मुझे सुनाते रहते हो। अगर मुझे तुमने आज के बाद कुछ बोला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या बोल रहा है नालायक? निकल, अभी निकल जा मेरे घर से और लौट के कभी मत आना, तू समझा ना? मोनू के पिताजी राजेश और माँ कृष्णा वे मोनू से बहुत ही परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने उसको सुधारने का निर्णय लिया। शाम के समय राजेश अरुण के पास जाता है और बोलता है, बेटा अरुण, तुम बहुत मेहनती हो और अपना कार्य तुम समय से करते हो, पर मेरा नालायक बेटा सोनू बहुत ही आलसी है और बहुत ही लापरवाह है। उसे समय की कीमत नहीं है, पता है? क्या तुम उसको समझा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं उसको जरूर समझाऊंगा। और अरुण राजेश के साथ मोनू को समझाने उसके घर जाता है और बोलता है, भाई सोनू, तुम्हारे पिताजी को तुमको इस तरह घर पे पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है। सोनू भाई, समय समय की बात है और समय बहुत बड़ा कीमती है। एक बार समय गुजर जाता है फिर वापस नहीं आता, और तुम वो समय का उपयोग सही से नहीं करोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। देख अरुण, तू मुझे ज्ञान मन दे, अपना ज्ञान अपने पास रख। तू ही भड़काता होगा मेरे पिताजी को। आया बड़ा समय का ज्ञान देने वाला, तू जा यहाँ से, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरुण मोनू की यह फालतू बातें सुनकर चला जाता है। उसके पिताजी मोनू को बहुत डांटते हैं, पर वह सब कुछ चुपचाप से खड़े होकर सुन रहा था। वह सोचता है कि यह तो मैं पहले भी बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन इन फालतू बातों को सुन रहा था। लेकिन इन फालतू बातों को सुनकर भला मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही दिन निकलते गए। मोनू के पिता ने भी उसको सुधारने का ठान लिया था। मोनू के पिता एक बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं, बाबा जी, मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। बाबा, मेरा बेटा बहुत ही आलसी है, उसे कुछ काम करने की बोलो तो वह मना कर देता है, कुछ समझता नहीं है। नहीं तो बाबा मेरी मदद करो आप। बालक, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब तुम जाओ और मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। राजेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। वह बाबा मोनू के पास जाता है और बोलता है, हे बालक, मैं एक तपस्वी बाबा हूँ और मुझे पता है तुम एक आलसी बालक हो। काम करना तुम्हें पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें एक बीज देता हूँ। इस बीज को अपने खेत में जाके बो देना। ये बीज मामूली बीज नहीं है, यह एक जादुई बीज है। अगर तुम इसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो ये तुम्हें बहुत सारा धन देगा। धन का सोच मोनू लालच में आ जाता है और सोचने लगता है, अगर मेरे पास ढेर सारा धन होगा तो मुझे मेरे पिताजी से डांट खानी पड़ेगी, माँ के ताने नहीं सुनने होंगे। वह खुश हो जाता है और उसे बीज को ले लेता है। तभी वहाँ अरुण आ जाता है। प्रणाम बाबा, ये कैसा बीज है? यह एक जादुई बीज है बालक। जादुई बीज मैं नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत ही सब कुछ होती है। बाबा, तू फिर आ गया मुझे ज्ञान देने वाला, चला जा यहाँ से तू। अरुण वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद बाबा, मैं ये आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन जाकर वह बीज को बो देता है और उसका समय समय पर अच्छे से ध्यान रखता है। ऐसे ही समय निकलता गया। उधर अरुण की फसल पककर तैयार हो गई थी और मोनू के बीज जैसे का तैसा था। यह देखकर राजेश बोलता है, देखा तुमने मेहनत का नतीजा, अरुण को उसका फल मिल गया, उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। और इधर तुम हो मामूली से बीज को जादुई बीज समझ के देखभाल कर रहे थे। अगर इसकी जगह अरुण की तरह तुम काम करते तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। तुम सही बोल रहे थे पिताजी, बहुत गलत था, समय का महत्व मैं समझ नहीं सका था। अपने पिता की यह बात सुनकर मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे समय का सदुपयोग और सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन के बाद मोनू ने अपने जीवन का महत्व समझा और समय समय पर कार्य को करना शुरू कर दिया।